जो गवर्नमेंट की सबसे बड़ी लीगल एडवाइजर है, पर गवर्नमेंट का मतलब फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है। स्ट्रेंज है ना? हाँ बिल्कुल। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ द इंडियन यूनियन एग्जीक्यूटिव। आज का हमारा सेशन यूनियन एग्जीक्यूटिव और ट्रिब्यूनल्स के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों पर है। ये समझो कि हम गवर्नमेंट की मशीन के अंदर झांक रहे हैं। एकदम सही। हम सिर्फ क्या नहीं देखेंगे बल्कि क्यों और कैसे भी समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम, अगर आपको ऐसी डीप डिस्कशंस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल है। तो आज हम क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे? एक क्विक रोड मैप दे देते हैं। हाँ, पहले हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स और लिमिटेशंस को समझेंगे। बाद एक सेंसिटिव टॉपिक, प्रेसिडेंशियल डिलेज इन डेथ सेंटेंसेस, क्या इसके लिए टाइम लिमिट होनी चाहिए? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कैबिनेट का साइज गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को कैसे इफेक्ट करता है। और फाइनली हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की जरूरत और 2021 के रिफॉर्म्स के इम्पैक्ट को एनालाइज करेंगे। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। ये 2025 के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्लेज अ क्रूशियल रोल इन गाइडिंग द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड इंश्योरिंग साउंड गवर्नेंस थ्रू लीगल काउंसिल। डिस्कस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स एंड लिमिटेशंस इन दिस रिगार्ड। और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है द अटॉर्नी जनरल, गवर्नमेंट्स लीगल गार्डियन। Okay, let's unpack this. आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें इंडिया के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI से इंट्रोड्यूस कराता है। राइट। ये गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइजर हैं। सोचो, जब भी गवर्नमेंट को किसी बड़े लीगल इशू पर सलाह चाहिए होती है तो वो AGI के पास जाते हैं। कूल ना? बिल्कुल। एजीआई का रोल सिर्फ एडवाइस देना नहीं है बल्कि ये इंश्योर करना भी है कि गवर्नमेंट का हर काम मतलब हर एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हो। इट्स लाइक बीइंग द लीगल कॉन्शियंस ऑफ द गवर्नमेंट। लीगल कॉन्शियंस, नाइस फ्रेज। तो उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? सोर्स के हिसाब से दो मेजर कैटेगरीज हैं, एडवाइजरी फंक्शंस और रिप्रेजेंटेशन ड्यूटीज। सही है? एग्जैक्टली। एडवाइजरी में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स पर एडवाइस देते हैं, लेजिस्लेशन ड्राफ्ट करने में हेल्प करते हैं और इंटरनेशनल ट्रीटीज पर ओपिनियन भी देते हैं। और रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंटेशन में वो सुप्रीम कोर्ट में जीओआई को रिप्रेजेंट करते हैं, आमतौर पर जब यूनियन एक पार्टी हो। तो एक तरफ वो पॉलिसी को शेप कर रहे हैं और दूसरी तरफ कोर्ट में उसको डिफेंड कर रहे हैं। और ये फैसिनेटिंग है कि उनका रोल कितना डाइवर्स है। एक तरफ वो पॉलिसी फ्रेमवर्क्स को लीगल कंप्लायंस के लिए रिव्यू कर रहे हैं और दूसरी तरफ पब्लिक इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी के केसेस हैंडल कर रहे होते हैं। यहाँ एक सवाल आता है थोड़ा आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से। अगर आंसर में हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैटेगरीज में डिवाइड करें, जैसे एडवाइजरी, रिप्रेजेंटेशन, तो इससे क्या फायदा होता है? बहुत अच्छा सवाल है। इससे क्लैरिटी मिलती है। एग्जामिनर को आपके स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग का पता चलता है। ऐसे पॉइंट्स में लिखने से मतलब साफ साफ दिखता है कि आपको कॉन्सेप्ट की गहरी समझ है। इससे मार्क्स बढ़ते हैं। ओके, गॉट इट। स्ट्रक्चर इज की। अब एक और सवाल, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में AGI का रोल कितना क्रिटिकल है? सोचो जरा। बहुत बहुत क्रिटिकल, क्योंकि इंटरप्रिटेशन से ही गवर्नमेंट के बड़े मतलब मेजर डिसीजंस की लीगल वैलिडिटी तय होती है। वही बताते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्टेप कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। राइट। अब आते हैं उनके राइट्स पर। ये काफी इंटरेस्टिंग है। उनके पास पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं। हाँ, ये बहुत यूनिक है। मतलब वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में बोल सकते हैं, प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर वोट नहीं कर सकते। एक नॉन MP के लिए ये एक यूनिक पावर है ना? बिल्कुल। इससे उन्हें लेजिस्लेटिव प्रोसेस की फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलती है, जो उन्हें बेहतर एडवाइस देने में मदद करती है। इसके अलावा उनके पास प्रोफेशनल राइट्स भी हैं, जैसे इंडिया के किसी भी कोर्ट में सुनवाई का अधिकार यानी राइट टू ऑडियंस। वो किसी भी हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाकर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन एक मिनट, व्हाई इज द राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट विदाउट वोटिंग अ सिग्निफिकेंट प्रिविलेज फॉर द AGI? इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटर। इसे गवर्नमेंट का लीगल व्यू पॉइंट, उनका पर्सपेक्टिव लॉ मेकिंग के दौरान डायरेक्टली प्रेजेंट किया जा सकता है। बिल्स पर डिबेट में वो टेक्निकल लीगल पॉइंट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। दैट मेक्स सेंस। अच्छा, एक और चीज, AGI प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो क्या इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, और इसीलिए इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई केस नहीं ले सकते या किसी क्रिमिनल केस में अक्यूज्ड को डिफेंड नहीं कर सकते बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। तो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, ऑफ कोर्स। इतनी पावर के साथ लिमिटेशंस भी आती हैं। उन पर प्रोफेशनल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट एडवाइस नहीं दे सकते। राइट। और टेन्योर लिमिटेशंस भी हैं, जो शायद सबसे बड़ी लिमिटेशन है। वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पर ऑफिस होल्ड करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ प्रैक्टिकली? होल्ड्स ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? इसका सीधा मतलब है कि जब तक गवर्नमेंट चाहेगी वो रहेंगे। उनका कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट कभी भी उन्हें हटा सकती है, जिससे उनकी जॉब सिक्योरिटी कम होती है और उनकी इंडिपेंडेंस पर एक सवाल उठ सकता है। ये तो एक तरह से डबल एज सोर्ड है। गवर्नमेंट के क्लोज रहना जरूरी है, पर इंडिपेंडेंट भी रहना है। एग्जैक्टली, यही तो बैलेंस है। उन्हें गवर्नमेंट को डिफेंड करना है बट रूल ऑफ लॉ को भी अपहोल्ड करना है। ठीक है, आखिरी सवाल इस टॉपिक पर। हाउ शुड वन कंक्लूड एन आंसर अबाउट द AGI टू लीव अ लास्टिंग इंपैक्ट ऑन द एग्जामिनर? कंक्लूजन हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। आप AGI के रोल की इंपॉर्टेंस को री-एम्फसाइज कर सकते हैं और हाईलाइट कर सकते हैं कि AGI को हमेशा गवर्नमेंट एडवाइजर और गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बीच एक डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करना होता है। ये उनके ऑफिस की इंटेग्रिटी के लिए जरूरी है। परफेक्ट। चलो अब लिसनर्स के लिए एक प्रैक्टिस क्यू। इस की फ्रेज को प्रैक्टिस करते हैं। द AGI होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, लैकिंग अ फिक्स्ड टेन्योर। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिसिंग। गुड वन। तो इसका मिनी रिकैप क्या हुआ? इन शॉर्ट, AGI एक क्रूशियल लिंक है लॉ और गवर्नेंस के बीच, जिसके पास सिग्निफिकेंट पावर्स हैं पर कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस भी हैं।
चलो अब AGI के रोल को एक और एंगल से देखते हैं। ये 2019 का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का। क्वेश्चन है, द अटॉर्नी जनरल इज द चीफ लीगल एडवाइजर एंड लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिस्कस। और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है द अटॉर्नी जनरल, कॉन्स्टिट्यूशनल बेडरॉक एंड फंक्शंस। यहाँ फोकस उनकी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन और फंक्शंस पर है। सो लेट्स गेट इनटू द निटी-ग्रिटी ऑफ देयर अपॉइंटमेंट एंड पावर्स। बिल्कुल। ये क्वेश्चन हमें एजीआई के ऑफिस के फाउंडेशन को समझने के लिए फोर्स करता है। वो कौन है, उन्हें अपॉइंट कैसे किया जाता है, और उनका काम, जैसे हमने पहले टच किया था, सॉलिसिटर जनरल से अलग कैसे है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एंड अपॉइंटमेंट से। सोर्स के मुताबिक AGI को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट। हाँ। और उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? सेम एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, यानी वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए और उनके पास 5 साल हाई कोर्ट जज या 10 साल एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये हाई क्वालिफिकेशन भारत उनके ऑफिस की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। और याद रखना, उनका टर्म, उनकी सैलरी मतलब रेम्यूनरेशन, वो सब भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं। अच्छा, यहाँ एक सवाल, ये जो क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर रखा गया है, ये AGI के रोल के बारे में क्या बताता है? ये बताता है कि उनसे हाईएस्ट लेवल की लीगल एक्सपर्टीज और इंटेग्रिटी एक्सपेक्ट की जाती है। वो गवर्नमेंट के लॉयर हैं, पर उनका स्टैंडर्ड जुडिशरी के हाईएस्ट लेवल के बराबर है। इससे उनके ऑफिस को क्रेडिबिलिटी मिलती है। मेक सेंस। और ये जो फ्रेज है ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट, इसका क्या सिग्निफिकेंस है अपॉइंटमेंट प्रोसेस में? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि AGI का सिलेक्शन अल्टीमेटली एक पॉलिटिकल डिसीजन है। उन्हें रूलिंग गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस हासिल होना जरूरी है, क्योंकि उन्हें उन्हीं की पॉलिसीज को डिफेंड करना होता है। ये उनकी क्लोजनेस टू द एग्जीक्यूटिव को शो करता है। राइट। अब आते हैं फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज पर। ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा ओवरलैप करता है, पर यहाँ फोकस थोड़ा अलग है। हाँ, यहाँ हमें कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस पर ज्यादा फोकस करना है। तो लीगल एडवाइजरी रोल में वो कॉम्प्लेक्स लीगल मैटर्स पर एडवाइस देते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव रोल में वो GOI को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेशली इन रेफरेंसेस मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रेसिडेंट किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट पर सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांग सकते हैं, और उन प्रोसीडिंग्स में AGI ही गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि वो सेंटर और स्टेट्स के बीच लीगल प्रोसीडिंग्स में भी यूनियन के इंटरेस्ट को डिफेंड करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ वही सवाल फिर से उठता है, उनकी लॉयल्टी किसके प्रति है, द गवर्नमेंट ऑफ द डे और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टेंट फिलोसॉफिकल डिबेट है। एक मिनट, ये आर्टिकल 143 के तहत AGI का रोल इतना स्पेशल क्यों है? स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगते हैं। ये मामले आमतौर पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं, जैसे अयोध्या इशू या 2G स्पेक्ट्रम केस। ऐसे में AGI का गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट करना देश के लिए बहुत क्रिटिकल हो जाता है। अच्छा, एक स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन। इस आंसर को स्ट्रक्चर करने के लिए फंक्शंस को सब हेडिंग्स जैसे लीगल एडवाइजरी, रिप्रेजेंटेटिव में तोड़ना क्यों जरूरी है? अगेन, फॉर क्लैरिटी, सब हेडिंग्स आंसर को नीट और इजी टू रीड बनाते हैं। एग्जामिनर को हेडिंग्स देखते ही पता चल जाता है कि आपने सारे डायमेंशंस कवर किए हैं। इससे मार्क्स फेच करना आसान हो जाता है। ओके, अब आती है एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन विद सोलिसिटर जनरल। हमने थोड़ा डिस्कस किया था, पर यहाँ डिटेल में जाते हैं। राइट। AGI के साथ सोलिसिटर जनरल और एडिशनल सोलिसिटर जनरल भी होते हैं। फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क, जैसा हमने पहले कहा, यह है कि AGI कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है आर्टिकल 76, जबकि सोलिसिटर जनरल एक स्टैट्यूटरी पोजीशन है। मतलब AGI का ऑफिस कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है, जबकि SG का ऑफिस लॉ के थ्रू पार्लियामेंट के एक एक्ट से बनाया गया है। हाँ, दोनों ही सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करते हैं, पर हायरार्की में AGI टॉप पर है, SG उनके सबऑर्डिनेट होते हैं और उन्हें असिस्ट करते हैं। तो अगर AGI कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और SG स्टैट्यूटरी, तो इसका उनके पावर्स पर क्या असर पड़ता है स्पेसिफिकली? देखो, असर यह है कि AGI को कुछ यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेजेस मिलते हैं, जैसे पार्लियामेंट में बोलने का अधिकार, जो SG के पास नहीं है। AGI डायरेक्टली प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं, SG AGI के थ्रू गवर्नमेंट को असिस्ट करते हैं। AGI इज द मेन पर्सन। अंडरस्टूड। अब एक कंटेम्प्रेरी सवाल, रीसेंट केसेस जैसे आर्टिकल 370 और इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मेंशन करना इस आंसर में वैल्यू कैसे ऐड करता है? बहुत वैल्यू ऐड करता है। ये कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स दिखाते हैं कि AGI का रोल सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, बल्कि करंट नेशनल इश्यूज में बहुत प्रैक्टिकल और रेलेवेंट है। ये शो करता है कि आप सिर्फ टेक्स्ट बुक नॉलेज नहीं रखते, बल्कि करंट अफेयर्स से भी अपडेटेड है। इससे आंसर का वेट बढ़ जाता है। एक्सीलेंट पॉइंट। चलो एक और प्रैक्टिस क्यू। लेट्स रिहर्स दिस डिस्टिंक्शन। द अटॉर्नी जनरल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अंडर आर्टिकल 76, while the solicitor general is a statutory position. Practice this. गुड। तो इसका मिनी रिकैप दे दें। इन शॉर्ट, AGI का ऑफिस कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है, जिसके फंक्शंस क्लियरली डिफाइंड है, और उनका रोल सॉलिसिटर जनरल से डिस्टिंक्ट और सीनियर है। अब हम एक बहुत ही सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ गए हैं। ये 2014 का क्वेश्चन है, 12.5 मार्क्स का। क्वेश्चन है, instances of the president's delay in commuting death sentences has come under public debate as denial of justice. Should there be a time specified for the president to accept, reject such petitions? Analyze. और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है द प्रेसिडेंट्स मर्सी पिटिशन, जस्टिस डिलेड और जस्टिस डिनाइड। जब प्रेसिडेंट के पास डेथ सेंटेंस को माफ करने की पिटिशंस जाती हैं और उन पर डिसीजन लेने में मतलब सालों लग जाते हैं, तो क्या यह अन्याय है? सवाल यह है कि क्या इसके लिए एक टाइम लिमिट होनी चाहिए? ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, जो आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट्स पार्डनिंग पावर और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के बीच एक डेलिकेट बैलेंस की मांग करता है। सोर्स में दिया गया डेटा शॉकिंग है। अप्रैल 2024 तक 5,697 कम्यूटेशन पिटिशंस पेंडिंग थी। 5,697? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है,
ये इतने सारे लोगों की जिंदगियां हैं जो एक अनिश्चितता में लटकी हुई हैं। ठीक है, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड करंट चैलेंजेस देखते हैं। प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 72 के तहत पार्डन देने की पावर है, लेकिन इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसकी वजह से डेथ रो इनमेट्स के लिए प्रोलॉन्ग्ड अनसर्टेनिटी होती है, जो एक तरह का साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है ना? बिल्कुल। और ये सिर्फ ट्रॉमा नहीं है, ये शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 केस में सेट किए गए प्रिंसिपल्स का भी वायलेशन है। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स पर जोर दिया था। डिले से प्रोसीजरल जस्टिस और फंडामेंटल राइट्स दोनों कॉम्प्रोमाइज होते हैं। अच्छा, आंसर राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में शुरुआत में ही आर्टिकल 72 और 21 और रेलेवेंट केस लॉ शत्रुघ्न चौहान मेंशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? ये आपकी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। ये आपके आर्ग्यूमेंट्स को एक सॉलिड फाउंडेशन देता है। एग्जामिनर को पहली लाइन में ही पता चल जाता है कि आपको टॉपिक की एबीसी आती है। और ये साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जैसे फ्रेजेस का जिक्र करना आंसर को कैसे इंपैक्टफुल बनाता है? ये इशू के ह्यूमन एस्पेक्ट को हाईलाइट करता है। इससे आंसर सिर्फ थ्योरेटिकल लीगल जार्गन ना लगकर रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस से जुड़ जाता है। ये एम्पैथी दिखाता है, जो एक अच्छा क्वालिटी है। राइट। तो अब आते हैं आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ टाइम बाउंड डिसीजंस पर। तो टाइम लिमिट क्यों होनी चाहिए? पहला, लीगल सर्टेनिटी। एक डिफाइंड टाइमलाइन से प्रोसेस में प्रिडिक्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी आएगी। इनमेट्स को पता होगा कि उनके पिटीशन पर कब तक फैसला आएगा। दूसरा, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। सोर्स में पोलैंड के सुप्रीम कोर्ट के 2023 रूलिंग का एग्जांपल है, जहां उन्होंने इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया। हाँ, और तीसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। इससे ब्यूरोक्रेटिक डिलेज कम होंगे, फाइल्स एक टेबल से दूसरे टेबल पर सालों तक नहीं पड़ी रहेंगी। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि ये सिर्फ प्रिजनर के राइट्स की बात नहीं है, ये सिस्टम की एफिशिएंसी की भी बात है। Exactly. A time-bound process shows that the state is serious about both justice and compassion. यहाँ एक सवाल, इंटरनेशनल एग्जांपल्स जैसे पोलैंड का कोट करने से क्या एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली। ये दिखाता है कि आपने इशू को ग्लोबल पर्सपेक्टिव से रिसर्च किया है। आप सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट तक लिमिटेड नहीं है। ये आपके आंसर में डेप्थ ऐड करता है। ओके। और इन तीनों आर्गुमेंट्स यानी सर्टेनिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस, एफिशिएंसी, इनको सीक्वेंस में कैसे प्रेजेंट करना चाहिए फॉर मैक्सिमम इंपैक्ट? एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। लीगल पॉइंट सर्टेनिटी से स्टार्ट करें, फिर कंपैरेटिव पॉइंट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस और एंड में प्रैक्टिकल पॉइंट एफिशिएंसी पर आएं। ये एक कोहेरेंट आर्गुमेंट बनाता है। ठीक है, लेकिन इसका दूसरा साइड भी है, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। टाइम लिमिट इंप्लीमेंट करना आसान नहीं है, हर केस कॉम्प्लेक्स होता है। राइट, और उस पर थरो कंसिडरेशन जरूरी है। जल्दबाजी में गलत फैसला हो सकता है। तो सोल्यूशन क्या है? सोर्स कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स सजेस्ट करता है, जैसे एक डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम जिसे ट्रांसपेरेंसी आए, कम्यूटेशन रिक्वेस्ट के लिए एक डेडिकेटेड सेल जो सिर्फ इन्हीं केसेस को हैंडल करे, और एक एडवाइजरी कमेटी जिसमें लीगल एक्सपर्ट्स हों जो प्रेसिडेंट को इम्पार्शियल एडवाइस दे सकें। सही। द गोल इज नॉट जस्ट टू बी फास्ट बट टू बी जस्ट। इसलिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन जैसा एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क बनाना जरूरी है जो एफिशिएंसी और ड्यू प्रोसेस दोनों को बैलेंस करें। एग्जैक्टली। ठीक है, एक सवाल यहाँ, वे फॉरवर्ड सेक्शन में प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देना क्यों जरूरी है? ये दिखाता है कि आप सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, बल्कि कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस भी सोच सकते हैं। ये एक सिविल सर्वेंट के लिए मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्वर माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है। गॉट इट। और लास्ट में बैलेंसिंग एफिशिएंसी विद ड्यू प्रोसेस। इस फ्रेज को कंक्लूजन में यूज करने का क्या फायदा है? ये इस कॉम्प्लेक्स इशू के कोर कॉन्फ्लिक्ट को मतलब इसकी आत्मा को ब्यूटिफुली समराइज करता है। ये एक थॉटफुल और बैलेंस्ड कंक्लूजन देता है जो दिखाता है कि आपने दोनों साइड्स को समझा है। Great. Let's practice this important principle. The delay affects both procedural justice and the fundamental rights guaranteed under Article 21. Rehearse. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो इसका मिनी रिकैप क्या है? इन शॉर्ट, मर्सी पिटिशंस पर टाइम बाउंड डिसीजन जरूरी हैं, पर इसे इंप्लीमेंट करने के लिए एफिशिएंसी और जस्टिस के बीच एक केयरफुल बैलेंस बनाने की जरूरत है। चलिए, अब आते हैं कैबिनेट के साइज पर। एक और 2014 का क्वेश्चन 12.5 मार्क्स का क्वेश्चन है, द साइज ऑफ द कैबिनेट शुड बी एज बिग एज गवर्नमेंटल वर्क जस्टिफाइज एंड एज बिग एज द प्राइम मिनिस्टर कैन मैनेज एज अ टीम. हाउ फार इज द एफिकेसी ऑफ अ गवर्नमेंट देन इनवर्सली रिलेटेड टू द साइज ऑफ द कैबिनेट? डिस्कस. और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है कैबिनेट साइज, बिगर टीम, बेटर गवर्नेंस। एक बड़ा कैबिनेट मतलब ज्यादा मिनिस्टर्स, तो क्या इसका मतलब है बेहतर काम या फिर अ बिग टीम मींस मोर कंफ्यूजन? ये क्वेश्चन कैबिनेट के साइज और गवर्नमेंट की एफिशिएंसी के बीच के इस पैराडॉक्सिकल रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करता है। इंटरेस्टिंग है ना? बिल्कुल, ये एक क्लासिक क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी डिबेट है। Right. एक तरफ आपको रिप्रेजेंटेशन और स्पेशलाइजेशन चाहिए, जिसके लिए बड़ा कैबिनेट जरूरी है। दूसरी तरफ कोऑर्डिनेशन और डिसाइसिवनेस चाहिए, जो छोटे कैबिनेट में आसान होता है। तो पहले देखते हैं फैक्टर्स सपोर्टिंग अ लार्जर कैबिनेट साइज। बड़ा कैबिनेट क्यों जरूरी है? पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स। आजकल गवर्नमेंट का स्कोप बहुत बढ़ गया है। हाँ, जैसे डिजिटल इंडिया, ग्रीन एनर्जी, स्किल डेवलपमेंट, इनके लिए स्पेशलाइज्ड मिनिस्ट्रीज चाहिए। एग्जैक्टली। दूसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट है रीजनल रिप्रेजेंटेशन। एक बड़े कैबिनेट में इंडिया की डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग रीजन्स, सोशल ग्रुप्स, इन सबको रिप्रेजेंट करना आसान होता है। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना? बिल्कुल। जब स्टेट्स को लगता है कि उनका रिप्रेजेंटेटिव यूनियन कैबिनेट में है, तो सेंटर स्टेट रिलेशंस बेहतर होते हैं, ट्रस्ट बिल्ड होता है। एक सवाल, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जैसे कीवर्ड्स यूज करना आंसर को कैसे स्ट्रेंथन करता है? ये टेक्निकल टर्म्स दिखाते हैं कि आपको सब्जेक्ट की गहरी समझ है। आप सिर्फ सरफेस लेवल बात नहीं कर रहे, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को लिंक कर सकते हैं। एग्जामिनर इससे इंप्रेस होता है। और स्पेशलाइज्ड मिनिस्ट्रीज जैसे डिजिटल इंडिया का एग्जांपल देना क्यों इफेक्टिव है? ये आपके पॉइंट को कॉन्क्रीट और करंट बनाता है।
ये दिखाता है कि आप मॉडर्न गवर्नेंस ट्रेंड से वाकिफ हैं, सिर्फ पुरानी टेक्स्ट बुक थ्योरी नहीं रट रहे। गॉट इट। पर अब आते हैं प्रॉब्लम्स पर। चैलेंजेस ऑफ लार्ज कैबिनेट्स, बड़े कैबिनेट की प्रॉब्लम्स भी हैं। सबसे बड़ी है कोऑर्डिनेशन इश्यूज। हाँ, जब मल्टीपल मिनिस्ट्रीज के जुरिस्डिक्शंस ओवरलैप करते हैं तो पॉलिसी पैरालिसिस हो सकता है। एग्जाम्पल, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के बीच क्लियरेंसेस को लेकर कॉन्फ्लिक्ट। वही तो। दूसरा बड़ा इशू है फाइनेंशियल बर्डन। ज्यादा मिनिस्टर्स मतलब ज्यादा सैलरीज, पर्क्स और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स। दिस पुट्स एन एडिशनल स्ट्रेन ऑन द पब्लिक एक्सचेकर। अच्छा, आंसर में एक स्पेसिफिक एग्जांपल देना, जैसे एनवायरनमेंट वर्सेस इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री। ये क्यों आमतौर पर एक जनरल स्टेटमेंट से बेहतर होता है? एग्जाम्पल आपके आर्गुमेंट को रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट देता है। वो उसे सिर्फ एक क्लेम नहीं रहने देता, बल्कि उसे एक प्रूवन फैक्ट की तरह प्रेजेंट करता है, उसे ज्यादा बिलीवेबल बनाता है। And how would you structure this section to show the negative correlation between size and efficacy? Start with the primary problem, जो कि coordination है। फिर उसको सपोर्ट करने के लिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दो। उसके बाद सेकेंडरी प्रॉब्लम्स जैसे फाइनेंशियल बर्डन ऐड करो। इससे एक स्ट्रॉन्ग केस बिल्ड होता है। ग्रेट एडवाइस। तो ऑप्टिमल साइज क्या है? ऑप्टिमल कैबिनेट साइज एंड वे फॉरवर्ड। क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमारी मदद करता है यहाँ? हाँ, बिल्कुल करता है। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने कैबिनेट साइज को लोकसभा की स्ट्रेंथ के 15% पर कैप कर दिया है। ये रिप्रेजेंटेशन और एफिशिएंसी के बीच एक बैलेंस बनाता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, और आगे क्या किया जा सकता है? पोर्टफोलियो रैशनलाइजेशन, यानी रिलेटेड डिपार्टमेंट्स को मर्ज करना, जैसे फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्रीज का इंटीग्रेशन, और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, जैसे ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कोऑर्डिनेशन बेहतर करना। सो द अल्टीमेट गोल इज मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। प्रिसाइसली। यहाँ एक नॉन नेगोशिएबल क्वेश्चन, 91st अमेंडमेंट का जिक्र करना इस आंसर में जरूरी क्यों है? क्योंकि ये इस इशू पर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। इसके बिना आंसर अधूरा है। ये इस डिबेट का लीगल सोल्यूशन है, तो इसको मिस करना मतलब ब्लंडर होगा। ठीक है। और मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस फ्रेज के साथ कंक्लूड करना कैसा रहेगा? ये एक पावरफुल कंक्लूजन है, क्योंकि ये करंट गवर्नमेंट की पॉलिसी को कोट करता है और एक फॉरवर्ड लुकिंग विजन देता है। ये दिखाता है कि आप करंट पॉलिसी डिस्कॉर्स से जुड़े हुए हैं। Perfect. Now let's practice the constitutional check. The 91st constitutional amendment caps the cabinet size at 15% of the Lok Sabha strength. Practice saying this. गुड वन। सो द मिनी रीकैप। इन शॉर्ट, कैबिनेट की इफेक्टिवनेस सिर्फ साइज पर नहीं, बल्कि लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन और क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर डिपेंड करती है। बैलेंस इज द की। चलिए आज के आखिरी सवाल पर चलते हैं। ये भी 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का। क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एज कंपेयर टू द कोर्ट सिस्टम। Assess the impact of the recent tribunal reforms through rationalization of tribunals made in 2021. और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, स्पेशलाइज्ड जस्टिस एंड मॉडर्न रिफॉर्म्स। इमेजिन करो आपका एक सर्विस रिलेटेड डिस्प्यूट है। रेगुलर कोर्ट में सालों लग सकते हैं, ऐसे में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स काम आते हैं। सही। ये स्पेशलाइज्ड क्वाजी जुडिशियल बॉडीज हैं जो रेगुलर कोर्ट्स का बोझ कम करने के लिए बनाई गई हैं। इन्हें आर्टिकल 323A और 323B के तहत बनाया गया है। हाँ, ये क्वेश्चन दो हिस्सों में है। पहले हमें इनकी जरूरत समझनी है और फिर 2021 के रिफॉर्म्स का इंपैक्ट असेस करना है। ओके, तो पहले बात करते हैं नीड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। रेगुलर कोर्ट्स के होते हुए इनकी क्या जरूरत है? 4 मेन रीजंस हैं। बताइए। पहला, स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज। इनके पास डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज होती है। जैसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को कॉर्पोरेट लॉ की गहरी समझ होती है। राइट। एक जज को हर चीज का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। दूसरा, स्पीड एंड एफिशिएंसी। सिंप्लीफाइड प्रोसीजर से केस जल्दी डिस्पोज होते हैं। कोर्ट्स में 3-5 साल, यहाँ 6 से 12 महीने। तीसरा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। लिटिगेशन कॉस्ट कम होते हैं। और चौथा, डीकंजेशन ऑफ कोर्ट्स। ये हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट का बर्डन कम करते हैं। सोर्स के मुताबिक टॉप 5 सेंट्रल ट्रिब्यूनल्स ने 2022-23 में 3.5 लाख से ज्यादा केसेस हैंडल किए हैं। What's fascinating here is the data. The fact that the National Consumer Disputes Redressal Commission achieved over 100% disposal rate in 10 states shows their potential efficiency. अब एक सवाल, आंसर में डेटा जैसे 3-3.5 लाख केसेस और स्पेसिफिक एग्जांपल्स जैसे NCLT, SAT यूज करना क्यों जरूरी है? डेटा और एग्जाम्पल्स आपके क्लेम्स को फैक्चुअल बनाते हैं। वो आपके जनरल स्टेटमेंट्स को एविडेंस से बैक करते हैं, जिससे वो ज्यादा कन्विंसिंग हो जाते हैं। ट्रिब्यूनल्स आर एफिशिएंट कहना एक बात है, उन्होंने 3.5 लाख केसेस हैंडल किए कहना दूसरी बात है। पॉइंट टेकन। और इन चारों पॉइंट्स, एक्सपर्टीज, स्पीड, कॉस्ट, डीकंजेशन को प्रेजेंट करने का बेस्ट ऑर्डर क्या होगा? स्टार्ट विद देयर कोर स्ट्रेंथ, जो है एक्सपर्टीज। फिर बताओ कि एक्सपर्टीज से क्या होता है? स्पीड मिलती है। स्पीड से सिटीजन को क्या फायदा होता है? कॉस्ट कम होती है। और इन सबसे जुडिशियल सिस्टम को क्या फायदा होता है? डीकंजेशन। एक लॉजिकल चेन बन जाती है। ब्रिलियंट। अब आते हैं 2021 के रिफॉर्म्स पर। इसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स हुए, जैसे स्ट्रक्चरल कंसोलिडेशन। हाँ, 9 ट्राइब्यूनल्स को एबॉलिश करके उनके फंक्शंस को मर्ज कर दिया गया। इससे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरलैप कम हुआ। और ऑपरेशनल कॉस्ट्स में 50 करोड़ रुपए एनुअली की बचत हुई। इसके अलावा इनहांस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी हुआ। ट्राइब्यूनल मेंबर्स के लिए यूनिफॉर्म सर्विस कंडीशंस बनाई गई। राइट। पर ये रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है इन रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में? रैशनलाइजेशन का मतलब है ट्राइब्यूनल्स के स्ट्रक्चर को मोर लॉजिकल और एफिशिएंट बनाना। मतलब जो ट्राइब्यूनल्स रिडंडेंट थे या जिनका काम आपस में ओवरलैप करता था, उन्हें मर्ज कर दिया गया टू रिड्यूस इनएफिशिएंसी। ओके, और पॉजिटिव इंपैक्ट्स को हाईलाइट करते वक्त क्वांटिटेटिव डेटा जैसे 50 करोड़ रुपए मेंशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्वांटिटेटिव डेटा मतलब नंबर्स आपके आर्ग्यूमेंट को मेजरेबल और ज्यादा इंपैक्टफुल बनाता है। ये एक वेग क्लेम को एक कॉन्क्रीट फैक्ट में बदल देता है। लेकिन हर चीज परफेक्ट नहीं है। रिफॉर्म्स ने कुछ कंसर्न्स भी रेज किए हैं। चैलेंजेस एंड कंसर्न्स ऑफ रिफॉर्म्स। सबसे बड़ा है इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी इश्यूज, है ना? बिल्कुल।
अपॉइंटमेंट्स पर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल बढ़ गया है, जिससे सेपरेशन ऑफ पावर्स पर सवाल उठते हैं। मद्रास बार एसोसिएशन केस 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी क्रिटिसिज्म भी की। और ऑपरेशनल डिफिकल्टीज भी हैं। की ट्रिब्यूनल्स में मैसिव वैकेंसी रेट्स हैं। कैट में 40% वैकेंसी 2023 में। हाँ, कुछ ट्रिब्यूनल्स के एबोलिशन से केस बैकलॉग्स बढ़ गए हैं। दिस रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या एफिशिएंसी के नाम पर जस्टिस की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है? यहाँ सुप्रीम कोर्ट केस यानी मद्रास बार एसोसिएशन का जिक्र करना आपके नेगेटिव पॉइंट्स को कैसे वैलिडेट करता है? ये दिखाता है कि आपकी क्रिटिसिज्म सिर्फ आपके पर्सनल ओपिनियन नहीं है। जुडिशरी, जो कि सबसे बड़ी अथॉरिटी है इस मामले में, उसने भी इन्हीं कंसर्न्स को नोटिस किया है। ये आपके आर्ग्यूमेंट को अथॉरिटेटिव बना देता है। सही। और आखिरी सवाल इस पर आंसर को कंक्लूड करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स को कैसे बैलेंस करना चाहिए? एक बैलेंस्ड कंक्लूजन देना जरूरी है। एक्नॉलेज करें कि रिफॉर्म्स का इंटेंशन अच्छा था, यानी रैशनलाइजेशन, लेकिन उनके इम्प्लीमेंटेशन ने इंडिपेंडेंस और फंक्शनैलिटी को लेकर कुछ सीरियस कंसर्न्स पैदा किए हैं, जिनको एड्रेस करना जरूरी है। मतलब इंटेंट वाज गुड बट एग्जीक्यूशन नीड्स अ रीलुक। Perfect. चलिए एक प्रैक्टिस क्यों? Let's practice the core conflict. The 2021 reforms, while rationalizing structures, have raised issues of judicial independence. Now, practice. एक्सीलेंट। इसका मिनी रीकैप। इन शॉर्ट, ट्रिब्यूनल जरूरी हैं, लेकिन 2021 के रिफॉर्म्स ने उनकी इंडिपेंडेंस और इफेक्टिवनेस पर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन ऑन द यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड ट्रिब्यूनल्स। हमने देखा कि कैसे अटॉर्नी जनरल लॉ और गवर्नेंस के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं। हमने मर्सी पिटिशंस में डिलेज के ह्यूमन और लीगल एस्पेक्ट्स को समझा। फिर हमने कैबिनेट साइज और एफिशिएंसी के कॉम्प्लेक्स रिलेशन को डीकोड किया। और आखिर में ट्रिब्यूनल्स की जरूरत और उनके रिफॉर्म्स के प्रोज एंड कॉन्स को एनालाइज किया। ओवरऑल एक कॉमन थीम जो इन सब डिस्कशन से निकलती है, वो है बैलेंस। हाँ बिल्कुल, चाहे वो गवर्नमेंट को एडवाइस करने और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने के बीच का बैलेंस हो, या एफिशिएंसी और ड्यू प्रोसेस के बीच का, या रिप्रेजेंटेशन और कोऑर्डिनेशन के बीच का। इंडियन गवर्नेंस इसी बैलेंस पर टिकी हुई है। और एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमने देखा कि अटॉर्नी जनरल से लेकर ट्राइब्यूनल मेंबर्स तक अपॉइंटमेंट्स में एग्जीक्यूटिव का अहम रोल होता है। ऐसे में इंडिपेंडेंस का असली मतलब क्या है इंडियन गवर्नेंस फ्रेमवर्क में? अच्छा सवाल है। क्या ये एक आइडियल है जिसे हम पाने की कोशिश कर रहे हैं, या एक रियलिटी जिसे हम हासिल कर चुके हैं? इस पे सोचना जरूर। अगर ये डिस्कशन आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगला सेशन किस टॉपिक पर चाहते हैं। और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली बार।